हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन स्टार्ट किया था प्रोनाउन के बारे में, उसी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो प्रोनाउन के में एक टॉपिक पढ़ा हुआ था, जो पॉइंट था हमारा रिलेटिव और इंटेरोगेटिव का, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे रिलेटेड टू हु, हुम एंड हुज, और उसमें कुछ क्वेश्चन और हमने पढ़े थे। उसी में हम कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड। आज जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन रिलेट करेंगे आपके व्हाट एंड विच को। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो व्हाट और विच से रिलेटेड होंगे, ठीक है। इनका एक छोटा सा फंक्शन हमने इनका पढ़ा हुआ है पहले, कि विच के साथ में रिलेटिव नाउन यानी कि एंटीसीडेंट लिखा जाता है, व्हाट के साथ में हमें कोई भी एंटीसीडेंट नहीं लिखना होता है। बात समझ रहे हैं यहाँ तक? तो अभी इससे लेकर हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं, उन क्वेश्चन से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करिएगा। द स्टोरी ब्लैंक द टीचर टोल्ड मी is very interesting। ठीक है, द स्टोरी दैट द टीचर ब्लैंक द टीचर टोल्ड मी इज वेरी, इसमें हम यहाँ पर वॉज लिखते हैं फिलहाल। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस को आंसर लगाइए, क्या आंसर रहेगा, व्हाट या विच। कुछ और क्वेश्चन लिखता हूं इसी से रिलेटेड में। ब्लैंक द टीचर टोल्ड यू इज फैक्ट। आई हैव फाउंड ब्लैंक my wife gave me। I have found the ring my wife gave me। ठीक है, एक दो सेंटेंस और पहले इनको आंसर लगाना स्टार्ट करो, मैं तब तक और लिखता हूं, साथ में लिखते जाइएगा और आंसर भी लगाते जाइएगा। ठीक है, मैं और आगे सेंटेंस लिख रहा हूं। डू ब्लैंक आई से, डू ब्लैंक आई से। चलो ये फिलहाल इन क्वेश्चंस को करो, क्या आंसर रहेंगे आपके। तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ आप लोगों ने इनके आंसर लगाए होंगे, सभी ने, जैसे जैसे आपको लगे होंगे। मैं इनके बीच का डिफरेंस आपको बताना स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो यहाँ जो हमारे सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन सेंटेंसेस में अगर आंसर हमें लगाने हैं व्हाट या विच के बारे में, हमने छोटा सा कंसेप्ट जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि विच से पहले हमें एक नाउन लिखा मिलेगा, और वहीं व्हाट से पहले कोई भी नाउन नहीं लिखा होना चाहिए। तो इसी बात को सेंटेंस में समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला सेंटेंस समझते हैं। द स्टोरी अपने आप में एक सब्जेक्ट रहा होगा, और फिलहाल ये क्या है, यहाँ पर एक नाउन है। क्या है ये, अपने आप में नाउन है। द स्टोरी ब्लैंक द टीचर टोल्ड मी, जो टीचर ने जो स्टोरी बताई थी वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो सेंटेंस में टीचर ने क्या बताया था, स्टोरी बताई थी, तो ये हमारा एंटीसीडेंट हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पर जो आंसर लगाऊंगा वो क्या लगाऊंगा, विच। व्हाट नहीं लगा सकता क्योंकि फिलहाल सेंटेंस के अंदर एंटीसीडेंट दिया हुआ है। एक्चुअल में एक और डिफरेंस समझेंगे ना, व्हाट के साथ में जो बात बताई जा रही है वो सेंटेंस में लिखी नहीं जाती, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सेंटेंस में हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है, स्टोरी है। यहाँ पर सेंटेंस में हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो हमने सेंटेंस में नहीं बताया है कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो फिलहाल यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, व्हाट, क्योंकि सेंटेंस में कोई भी एंटीसीडेंट नहीं लिखा है। थर्ड सेंटेंस आंसर मार्क करेंगे अगर आप, तो आई हैव फाउंड, मुझे वो मिल गया है, क्या, जो मेरी पत्नी ने दिया था। यानी जो कुछ भी मेरी वाइफ ने मुझे दिया था वो चीजें क्या है, मुझे मिल चुकी हैं। पत्नी ने क्या दिया था, क्या सेंटेंस में मेंशन है?
बिल्कुल नहीं। अगर सेंटेंस में हम देखते हैं जो मेरी वाइफ ने मुझे दिया था, ये तो सेंटेंस में नहीं बताया जा रहा है। अगर नहीं बताया गया है तो फिर आंसर व्हाट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में अगर देखते हैं आई हैव फाउंड द रिंग, इस सेंटेंस में मुझे उस चीज के बारे में बताया जा रहा है जो चीज मेरी वाइफ ने मुझे दी थी, तो आंसर विच रहेगा। इस सेंटेंस में डू ब्लैंक आई से, यानी ठीक वैसा करिए जैसा मैं कहता हूं। ठीक है, तो देखो सेंटेंस में ये लिखी हुई है, ये वर्ब है। एंटीसीडेंट क्या होता है जनरली, नाउन अगर ना हो तो हम क्या आंसर लगाते हैं, व्हाट। दोबारा से समझाता हूं सारी चीजों को। देखिए इस सेंटेंस में हमारा व्हाट आंसर इसलिए है क्योंकि सेंटेंस में कोई एंटीसीडेंट नहीं लिखा हुआ है, यहां पर एंटीसीडेंट हमारा स्टोरी है। थर्ड सेंटेंस में देखते हैं आई हैव फाउंड, ये हमारी वर्ब है। सेंटेंस में कोई भी एंटीसीडेंट ना होने की वजह से जो आंसर होगा वो व्हाट हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस अगर आप देखते हैं आई हैव फाउंड द रिंग, यानी मुझे वो अंगूठी मिल गई है, ब्लैंक माई वाइफ गेव मी, जो मेरी वाइफ ने मुझे दी थी, तो यहाँ पर एंटीसीडेंट है तो आंसर क्या रहेगा, विच रहेगा। डू ब्लैंक आई से, यानी कि मुझे ठीक वैसा करिए जैसा जैसा मैं कहता हूँ। फिलहाल सेंटेंस में कोई एंटीसीडेंट नहीं है तो आंसर हमारा क्या रहेगा, व्हाट रहेगा। तो ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन की छोटी सी कंफ्यूजन को बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, इससे लेकर हम कुछ और क्वेश्चंस और करते रहेंगे आगे चलकर, और अपनी इसी जो तैयारी, हमारा एक बहुत बड़े सफर की तैयारी जो हम कर रहे हैं वो आगे चलती रहेगी। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो एक कंजंक्शन और बचा था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज दैट। दैट के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आखिर दैट का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो इस बातचीत को लिखिए और आंसर मार्क कीजिएगा। फिर मैं आगे जो कहानी स्टार्ट करता हूँ वो दैट के बारे में स्टार्ट करता हूँ। और तो फिलहाल जो हम दैट के बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे, उसका क्या फंक्शन है, कैसे उसका यूज करना है, हमें इस चीज को समझते हैं। फिलहाल हम जो रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ रहे थे, तो हमने एक चीज देखी कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा होता है कंप्लीट, और एक सेंटेंस यहाँ लिखा होता है, और यहाँ हम जो लिखते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन, या फिर मैं इस बात को क्या कह सकता हूँ, रिलेटिव कंजंक्शन या कंजंक्टिव प्रोनाउन हमारा हमें लिखना होता है। ठीक है, अब देखो जो हम रिलेटिव प्रोनाउन लिखते हैं, तो फिलहाल हम रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा पढ़ने वाले हैं, दैट। दैट पढ़ने वाले हैं। ये मैंने प्रोनाउन के छोटे से वीडियो जो इंट्रोडक्शन था उसमें आपको समझाया होगा कि इससे पिछले वीडियो में, कि जो हमारा दैट होता है ये लिविंग, नॉन लिविंग, यानी कि पर्सन, थिंग, एनिमल सभी के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन कुछ सर्टेन केसेस होते हैं इसको यूज करने के लिए, वो केसेस हमें समझने होंगे। हमने देखा कि यहाँ पर एक क्लॉज लिखी होगी, यानी एक सेंटेंस, और एक सेंटेंस यहाँ लिखा होता है, दोनों को रिलेट करने के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, दैट। लेकिन कब, इसे हमें समझना होगा। वो कब यूज करना है इसे देखना स्टार्ट करेंगे। कभी भी आपको अगर इस पार्ट में, यानी कि यहाँ पर जो हमारा एक सेंटेंस यानी क्लॉज लिखी होगी, कभी भी इस सेंटेंस के अंदर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वर्ड लिखा मिल जाए, या कोई भी आपको लिखा मिल जाए इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी जिस पार्ट को दैट जोड़ने का काम कर रहा है, उससे पहले वाले सेंटेंस के अंदर अगर कभी भी आपको क्वेश्चन वर्ड या इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखा मिले, या फिर लिखी मिल जाए क्या, एस.डी. यादव का मैथमेटिक्स, नहीं, या फिर हमें लिखी मिल जाए क्या, सुपरलेटिव डिग्री, क्या लिखी मिल जाए, सुपरलेटिव डिग्री, या फिर यहाँ पर इस पार्ट में आपको कभी भी ऑल वर्ड लिखा मिले, या फ्यू, या फिर देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन में जैसे नन, नोबडी, समबडी, एनीथिंग, समथिंग, ये सारे जो वर्ड होते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन के होते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री, ऑल, फ्यू, तो फिलहाल हम नन नहीं लिखते हैं, यहाँ पर एक वर्ड हमारा हो सकता है ओनली, क्या वर्ड रह सकता है, ओनली। क्वेश्चन वर्ड मैं कह सकता हूँ ये अपने आप में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, या फिर लिखा मिले आपको क्या, सच, या फिर आपको लिखा मिल जाए कभी भी लिटिल, या फिर लिखा मिल जाए क्या, द सेम। हालांकि सच और द सेम के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी आपको दूंगा अलग से भी, इनके साथ में एज और दैट दोनों वर्ड करेक्ट होते हैं, ठीक है ना। सच लिखा मिले, लिटिल लिखा मिले, द सेम लिखा मिल जाए, सुपरलेटिव डिग्री हो, ऑल, फ्यू, ओनली, नन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि या कोई क्वेश्चन वर्ड अगर हमें इस पार्ट में लिखा हुआ मिलेगा, तो जो हमारा आने वाला कंजंक्शन होगा वो क्या रहा होगा, दैट, क्या रहेगा,
दैट रहेगा, और उसके बाद हम सेंटेंस को आगे रिलेट करके लिख पाएंगे। तो ये बातचीत हमने समझने की कोशिश की कि जो दैट हमारा रिलेटिव कंजंक्शन है यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन है, यह सेंटेंस में उस वक्त यूज किया जाता है जब इससे ठीक पहले, कब, इससे ठीक पहले लिखे हुए सेंटेंस के अंदर कभी भी सुपरलेटिव डिग्री, क्वेश्चन वर्ड या कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जिसे हम कहें, या कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखा हुआ अगर हमें मिलेगा, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए चाहे पर्सन हो, चाहे थिंग हो, चाहे एनिमल हो, जो शब्द हम यूज करेंगे वो हमारा क्या होगा, दैट होगा। ठीक है, इसको लेकर अब मैं आपको क्वेश्चंस बताना स्टार्ट करता हूं। देखिए सेंटेंस साथ में लिखेंगे आप, आई हैव लॉस्ट ऑल ब्लैंक माई फादर गेव मी। I did not know anybody who were present in the party. Who were present in the party. एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो ये जो कहावत है इंग्लिश में से कहा जाता है ऑल ब्लैंक ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आई हैव a little money blank you gave me yesterday. ठीक है, सारे क्वेश्चन में आंसर लगाओ, क्या आंसर होंगे। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, हु इज द बॉय ब्लैंक वॉज हियर, या दैट वॉज सिटिंग हियर, ऐसे लिख लेते हैं, सिटिंग हियर। आंसर मार्क करें सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर क्या आंसर रहा होगा। तो अगर मैं इन क्वेश्चन को मैं मानता हूं आपने वीडियो को रोककर पहले आंसर लगाएंगे खुद, उसके बाद मेरे आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो लिखे हुए हमारे जो 5 सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस के अंदर अगर हर एक सेंटेंस को मैं समझूं, तो देखो पहले इस बात को समझते हैं। मैंने आपको बताया 2 सेंटेंस लिखे होंगे, क्या लिखे होंगे, 2 सेंटेंस, और उन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एक रिलेटिव प्रोनाउन। और उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सेंटेंस लिखा होगा उस सेंटेंस के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड, इंडेफिनिट प्रोनाउन या सुपरलेटिव डिग्री, ऑल फ्यू ऐसा कोई वर्ड लिखा होगा, तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जो प्रोनाउन आता है वो क्या आता है, दैट आता है। कौन सा प्रोनाउन होगा वो अपने आप में, दैट। उसके बाद में सेंटेंस को आगे लिख पाऊंगा। इन लिखे हुए क्वेश्चंस में अगर समझें तो आई हैव लॉस्ट ऑल, यहाँ पर सेंटेंस में हम देखते हैं तो एक सेंटेंस में शब्द लिखा हुआ है ऑल, सेंटेंस यहाँ तक एक पूरा हुआ और एक सेंटेंस ये पूरा लिखा हुआ है। इन दोनों सेंटेंस को अगर जोड़ना है तो जोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक कंजंक्शन। क्या चाहिए होगा, कंजंक्शन चाहिए होगा। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए अब जो मुझे कंजंक्शन लगाना है वो कौन सा कंजंक्शन रहेगा। सेंटेंस में बात किसी ना किसी थिंग की जा रही है और हम पढ़कर आ चुके हैं कि थिंग्स के लिए विच या व्हाट का यूज करना होता है। विच यूज करते हैं एंटीसीडेंट होने पर, व्हाट यूज कर सकते हैं जब एंटीसीडेंट ना दिया हो। लेकिन इस दिए हुए सेंटेंस में ना तो आप विच लगाएंगे ना व्हाट, आपका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, दैट। रीजन क्या हुआ, अभी अभी हमने पढ़ा दोनों सेंटेंस को अगर जोड़ना है तो कंजंक्शन से ठीक पहले वाले सेंटेंस में अगर इनमें से कोई भी वर्ड लिखा होगा तो हमारा जो कंजंक्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, दैट का यूज हमें करना पड़ेगा। अगर इस सेंटेंस को एग्जाम में थोड़ा सा चेंज करके अगर पूछा जाए, जैसे कि आई हैव लॉस्ट ब्लैंक माई फादर गेव मी। अब अगर सेंटेंस में आपको जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन यूज करना है तो फिर देखिए सेंटेंस ये यहां तक लिखा हुआ है,
एक सेंटेंस ये यहां तक लिखा हुआ है, इस सेंटेंस के अंदर क्या इनमें से कोई भी वर्ड है जो इस पार्ट में लिखा हो? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये इसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आंसर जो आप लगाएंगे वो व्हाट लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस के अंदर कोई भी एंटीसीडेंट भी नहीं दिया है, ना इनमें से कोई एक वर्ड लिखा हुआ है। अगर इस सेंटेंस को थोड़ा सा और चेंज करके एग्जाम पूछता है, जैसे कि आई हैव लॉस्ट द वॉच ब्लैंक माई फादर गेव मी, अगर सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो फिर आंसर जो आपका होगा वो क्या रहेगा? विच, क्योंकि देखिए आगे सेंटेंस में एंटीसीडेंट भी दिया है और सेंटेंस के अंदर ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड है, ना कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन, ना सुपरलेटिव डिग्री, ना ऑल, फ्यू, ओनली, सच, लिटिल, फ्यू, द सेम, कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ है। तो आप क्या लगाएंगे? फिर विच को मार्क करेंगे। इसी तरीके से आगे क्वेश्चंस को समझते हैं। आई डिड नॉट नो एनीबडी ब्लैंक प्रेजेंट वर प्रेजेंट इन द क्लास। फिलहाल अगर सेंटेंस को समझें तो ये जो लिखी हुई है ये अपने आप में एक वर्ब है, मुझे इस वर्ब का यहां पर कौन चाहिए? सब्जेक्ट। क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट लगाना होगा, ठीक है। अब सेंटेंस को समझो, क्या आंसर हो सकता है तुम्हारा? आई डिड नॉट नो एनीबडी, आई डिड नॉट नो एनीबडी। तो सेंटेंस में एनीबडी अपने आप में क्या है? एक इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है ये अपने आप में? इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इस बात को हम अभी अभी पढ़कर आए हैं कि सेंटेंस में कभी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखा मिले तो आने वाला कंजंक्शन हमेशा क्या होता है? दैट। तो हु को हटाकर हमने क्या किया? दैट। थर्ड सेंटेंस समझेंगे, ऑल। ऑल के साथ में हमेशा ही आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन क्या रहेगा? दैट। तो इसीलिए एक हमारी कहावत होती है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं, आई हैव अ लिटिल मनी ब्लैंक यू गेव मी यस्टरडे, यानी मेरे पास वो थोड़ा सा पैसा है जो पैसा तुमने मुझे कल दिया था, ठीक है। तो सेंटेंस में हम देखते हैं वर्ड हमारा लिखा हुआ लिटिल, तो इसके हिसाब से हमारा जो कंजंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा? दैट रहेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, हु इज द बॉय, यानी वो लड़का कौन है जो यहां पर बैठा था, जो यहां पर बैठा था। तो सेंटेंस अगर समझें ये अपने आप में क्वेश्चन वर्ड रहा होगा तो आगे जो आपका कंजंक्शन रहेगा वो दैट का यूज हमें करना होगा। तो देखिए कंजंक्शन के जो रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो चैप्टर है इसमें हमने हु, हुज, हुम का यूज पढ़ा जो पर्सन के लिए यूज होता है। इसके बाद हमने विच के बारे में पढ़ा था जो थिंग्स के लिए होता है जब एंटीसीडेंट दिया हो। एंटीसीडेंट ना देने पर हमें यूज करना होता है व्हाट। अगर सेंटेंस में प्लेस की बात की जाए तो वेयर, और अगर टाइम बताना हो तो व्हेन। मैनर के लिए हाउ का यूज करना होता है। वहीं पर हमने साथ ही साथ दैट के बारे में पढ़ा कि दैट का यूज हमें कब करना होगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन एक और रहती है यहाँ से, जो मैंने अभी भी कहा था कि सच और द सेम के साथ में कई बार कुछ और वर्ड भी आ सकते हैं, यानी प्रोनाउन आपका दैट ना होकर कोई दूसरा शब्द भी हमें यूज करना पड़ सकता है। उस बातचीत को हम आगे समझेंगे, तब तक आप इनके आंसर लगाइएगा सब। अभी हमने छोटी सी कंफ्यूजन जो थी दैट के बारे में उसे डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि सेंटेंस दो हमारे लिखे होंगे, उन दोनों को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन रहता है वो दैट रहता है। लेकिन कब रहता है? जब लिखी हुई पहली क्लॉज के अंदर कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन या कोई भी कंजंक्शन जो अपने आप में क्वेश्चन वर्ड रहा हो, या कोई भी एक ऐसा शब्द लिखा है जो लिटिल, फ्यू, ओनली, सच, द सेम, ओनली और उसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है, तो जो हम कंजंक्शन यूज करते हैं वो हमेशा दैट का यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ और चीजें हमारी रहती हैं जो मैंने बताया आपको, उसको आगे डिस्कस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगला जो हम पार्ट पढ़ेंगे दैट इज द सेम के साथ में एज और दैट के बारे में। एक जो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है वो सच के साथ में एज और दैट के बारे में। इसे थोड़ा ऐसे लिखता हूं, सच के साथ में दैट और एज, ठीक है। थोड़ा सा समझा देता हूं पहले। जब भी हम दैट का यूज करते हैं सच के साथ तो ध्यान रखेंगे यहां पर एक हमारा सेंटेंस कोई ना कोई लिखा रहेगा, और इसी सेंटेंस के अंदर जो एक्टिविटी हुई है उस एक्टिविटी का हमें क्या बताना हो, अगर रिजल्ट, क्या बताना हो, रिजल्ट बताना हो, यानी कि परिणाम बताया जाए। तो दो सेंटेंस लिखे हैं और पहले सेंटेंस के अंदर हुए किसी भी कार्य का परिणाम अगर दूसरे सेंटेंस में बताया जाएगा
तो हमेशा ही हम क्या यूज करेंगे, दैट। और अगर किसी चीज का एग्जाम्पल देने के लिए बात होगी तो एग्जाम्पल देने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एज का यूज करते हैं। द सेम के साथ में जो हम दैट यूज करेंगे वो तब यूज करते हैं जब दैट से पहले कोई ना कोई एंटीसीडेंट, यानी कि एंटीसीडेंट लिखा हो कोई ना कोई, और दैट के बाद वाले पार्ट में कोई वर्ब लिखी मिले। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वर्ब का कोई सब्जेक्ट हो सकता है या दैट अपने आप में उसका सब्जेक्ट का काम करेगा। दोबारा समझते हैं कि द सेम के साथ में दैट कब यूज करते हैं, जब सेंटेंस में दैट से ठीक पहले क्या लिखा हो, एंटीसीडेंट, और उसके बाद में हमें क्या लिखी मिले, वर्ब। तो जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा वो दैट होगा। अदरवाइज जो प्रोनाउन अगर हम यूज करेंगे इसके अलावा तो एज का यूज करेंगे। सच के साथ में दैट तब यूज करते हैं जब इस सेंटेंस के अंदर हुए किसी भी काम का अगले वाले पार्ट में क्या बताया जाए, रिजल्ट, यानी कि परिणाम बताया जाए। तो सच के लिए दैट, अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं, एज का यूज करेंगे। इस बात को समझने के लिए दो सेंटेंस समझते हैं। जैसे शी इज द सेम गर्ल ब्लैंक अपोज्ड मी इन द इलेक्शन। यानी ये जो लड़की है ये ठीक वही लड़की है जो लड़की इलेक्शन में मेरे खिलाफ खड़ी थी। ठीक है, दूसरा सेंटेंस और समझते हैं। दिस इज, सॉरी, इसी को लिखते हैं, सी इज द सेम गर्ल ब्लैंक माई सिस्टर। दिस इज such a nice car blank you would like to drive। एक और देखिए, he behaved in such a way that blank everyone या everybody disliked him। लिखे हुए चार सेंटेंस की कंफ्यूजन को एक बार समझिएगा और फिर सेंटेंस में आगे को प्रोसीड करते हैं। देखो, पहला सेंटेंस हम समझते हैं, सी इज द सेम गर्ल, यानी कि एक सेंटेंस हमारा ये लिखा हुआ है और एक सेंटेंस हमारा इधर लिखा हुआ है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि कंजंक्शन की जरूरत है। अब जो कंजंक्शन रहेगा तो द सेम के साथ में या तो आता है एज या आता है दैट। दैट तब आता है जब सेंटेंस में ठीक कंजंक्शन से पहले क्या लिखा मिले हमें, एंटीसीडेंट। तो गर्ल हमारा क्या हो गया, एंटीसीडेंट, और इसके ठीक बाद हमें क्या लिखी मिले, वर्ब। तो अपोज करना ये अपने आप में एक वर्ब हो गई, ये एंटीसीडेंट है, तो इसीलिए जो हमने आंसर लगाया वो क्या होगा, दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इस सेंटेंस में ये हमारा लिखा हुआ है एंटीसीडेंट, लेकिन आगे वाले पार्ट के अंदर कोई भी वर्ब नहीं है। अगर वर्ब नहीं है तो जो हम आंसर लगाएंगे वो हमारा आंसर क्या रहेगा, एज। दिस इज सच अ नाइस कार, यानी कि ये एक ऐसी अच्छी कार है जैसी कार तुमको चलाना बहुत अच्छी लगती है। तो सेंटेंस में जो बात की जा रही है वो नाउन के बारे में की जा रही है और साथ ही साथ एक एग्जांपल उस कार का दिया जा रहा है जो कार तुम्हें चलाना बहुत पसंद है। तो आंसर क्या रहेगा, एज। ही बिहेव्ड इन सच अ वे, उसने इस तरीके से व्यवहार किया, ये वे लिखा हुआ है, उसने इस तरीके से व्यवहार किया कि हर किसी ने उसे क्या कर दिया, डिसलाइक, यानी कि ना पसंद किया। तो उसने व्यवहार कुछ गलत किया होगा और उसी व्यवहार का जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला कि हर किसी ने उसे नापसंद कर दिया। तो सच के साथ में रिजल्ट बताने के लिए जो हमारा कंजंक्शन आता है दैट इज दैट। आंसर लगाइएगा, सारे चीजों को लिखिएगा एक बार ढंग से।
देखिए अब ये जो सच एज और सच दैट का जो केस है, या द सेम के साथ में एज और दैट आते हैं, ये अपने आप में बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, जिससे लेकर क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे जाके बनते हैं। अगर आपका पेपर है वो अच्छे लेवल पर रहता है तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि देखिए पेपर का कोई लेवल नहीं होता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं या नहीं आ सकते। लेकिन आप अगर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर भी रहे हैं, तो कंप्लीट तैयारी कीजिए, आधे अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं रहती है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा कन्फ्यूजन हमने देखा, इस बात को नोट करें आप लोग। फिर एक छोटा सा कंसेप्ट और रहेगा उस बात को पढ़ने के। देखिए तो अभी अभी हमने जो डिस्कशन किया वो डिस्कशन हमने किया था द सेम के साथ में और सच के बारे में, यानी कि बेसिकली हमने जो डिस्कशन किया था वो अपने दैट कंजंक्शन के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद एक हमारा कुछ पॉइंट और है जो हम रिलेट करेगा, जिसे हम समझेंगे ध्यान से। कई बार सेंटेंस में हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन लिखा मिलेगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन को मैं कई बार बता चुका हूं, क्या कह सकते हैं, कंजंक्शन कह सकते हैं। और इस कंजंक्शन से ठीक पहले हमें क्या लिखा मिलेगा, एक एंटीसीडेंट लिखा मिलता है। क्या लिखा मिलता है हमेशा ही, एक एंटीसीडेंट। जो बातचीत है वो ये है कि उस एंटीसीडेंट के रूप में आप कभी भी दे या देम का यूज नहीं कर सकते। फिर आपको जो यूज करना पड़ जाएगा वो दीज दोज वर्ड जो होते हैं, यानी ये वर्ड आपको यूज करने पड़ जाएंगे। ठीक है ना, या फिर जरूरत के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। तो यानी इस जो बात है वो ये है कि हमारे रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले जो एंटीसीडेंट होता है वो कभी भी दे या देम एंटीसीडेंट का काम नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है यहां तक? इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। देखो आई से एक कहावत लिखता हूं मैं आपके लिए। एक कहावत आपने सुनी होगी, गॉड हेल्प ब्लैंक, या फिर ऐसे लिखते हैं गॉड हेल्प देम हु हेल्प themselves, who help ये हमारा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ। तो अगर सेंटेंस में समझे तो एक कंजंक्शन हमारा ये लिखा हुआ गॉड हेल्प्स होगा, गॉड हेल्प्स देम, एक सेंटेंस हमारा ये लिखा हुआ और एक सेंटेंस हमारा ये है, साथ ही में ये वर्ड जोड़ रहा है दोनों सेंटेंसेस को। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। और इस बात को हम जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले जो हमारा एंटीसीडेंट होता है वो कभी भी दे देम नहीं हो सकता। तो जो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो फिर क्या बनेगा, गॉड हेल्प्स दोज, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्फ। शायद एक कहावत आपने और सुनी हो, द पीपल हु लिव्स इन द ग्लासेस हाउस, या दोज पीपल दोज हु लिव्स। ये जो कहावत होती है, यानी वो लोग जो कांच के घर में खुद रहते हैं ना, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो ये जो कहावत होती है, कहा जाता है दोज हु लिव। तो ध्यान रखेंगे, कोई भी हमारे सेंटेंस हैं जिन सेंटेंसेस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले एंटीसीडेंट दे देम लिखा हुआ है, तो इसे आप किस में चेंज कर देंगे, दोज के लिए चेंज करेंगे। तो यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसका एंटीसीडेंट कौन नहीं बन सकता, कौन नहीं बन सकता, दे या देम। तो ये छोटी सी कंफ्यूजन इनके बारे में जो होती है, जिसे हमने जानने की कोशिश की। तो प्रोनाउन जो है वो हमारा लगभग कंप्लीशन की ओर है। एक पार्ट इसका जो हमने छोड़ा हुआ है वो है रिफ्लेक्सिव के बारे में। ठीक है, तो इस बातचीत को लिखें और हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रोनाउन में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमारा बचा हुआ है उसके टॉपिक को लेकर। ठीक है, अभी अभी आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और एक हमें पढ़ना होगा क्या, एम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। जो सेम वर्ड होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। एम्फेटिक में एक प्रोनाउन जो हमें अलग से पढ़ेंगे, दैट इज ओन। ऑन जो अपना एम्फेटिक प्रोनाउन ही होता है। ठीक है, देखो सेंटेंस समझते हैं आखिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कब किया जाएगा। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है और उस काम का इफेक्ट भी अगर उसी व्यक्ति पर हुआ है,
यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर जो एक्टिविटी की जा रही है उसका डूअर और रिसीवर, क्या कहा मैंने, उसका डूअर और रिसीवर अगर सेम पर्सन है तो वो प्रोनाउन अपने आप में कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव। कौन सा प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और अगर उसका रिसीवर कोई और है तो फिर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना है, जरूरत होने पर एम्फेटिक प्रोनाउन यूज किया जा सकता है। इस बात को समझने के लिए एग्जाम्पल समझते हैं और फिर मैं कुछ शब्द और समझा देता हूं। जैसे आई के लिए जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज करने वाले हैं, वी के लिए क्या करेंगे, और यू के लिए ही, शी, इट और दे। इनके लिए जो हमारे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या क्या रहते हैं इसे समझते हैं। आई के लिए जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो होता है हमारा माई सेल्फ। वी के लिए जो हमारा यूज होता है वो अवर सेल्फ्स। यू के लिए योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। ही के लिए हम यूज करेंगे हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देमसेल्व्स। ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, देखो एक बात मैं तुम्हें यहां से ऐसे ही समझा देता हूं। माई सेल्फ का अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो माई सेल्फ्स नहीं, अवर सेल्फ्स बनता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया होगा पर्सनल प्रोनाउन के दौरान कि जो हमारा योर सेल्फ होता है, यू होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। अगर यू सिंगुलर है तो सेल्फ और प्लूरल है तो सेल्फ्स। बाकी हमारे ये रहेंगे, हिम सेल्फ का हिम सेल्फ्स नहीं हो सकता, हर सेल्फ का हर सेल्फ्स नहीं होगा। इन तीनों का जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा, देम सेल्फ्स बनेगा। ठीक है, तो इनसे लेकर कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको सामने डिस्कस करता हूं। तो आई होप आप सभी ने ये लिख लिया होगा और इसके रिगार्डिंग जो हमारे क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को आगे देखते हैं कैसे हमारे क्वेश्चन इनके आ सकते हैं। देखो एक बात यहां से ध्यान रखेंगे कि हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं कभी भी किसी भी सेंटेंस में ये सब्जेक्टिवली यानी कि सब्जेक्ट का ये काम नहीं कर सकते, हालांकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे ये सेंटेंस में आप सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते, आप इन्हें ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर भी सकते हैं। और ऑब्जेक्ट की तरह भी ये तब यूज होते हैं जब सेंटेंस में लिखी हुई वर्ब कैसी हो, ट्रांजिटिव। कैसी वर्ब हो, ट्रांजिटिव। शायद हिंदी में आप लोग जानते होंगे सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी सकर्मक क्रिया होगी और उस क्रिया का अगर सेंटेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट के रूप में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बात क्लियर हुई? देखिए इस बात को समझते हैं। एक चीज मैं तुम्हें छोटी सी बताता हूं, जैसे कई बार हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं माई सेल्फ ऐसे बोलकर, है ना। तो देखो आप समझना, माई सेल्फ को आप कभी भी सब्जेक्टिवली यूज नहीं करेंगे। आप इंट्रोडक्शन देते समय या तो कहिए आई एम, या कहिए दिस इज, या कहिए माई नेम, माई नेम इज, इस तरीके से। माई सेल्फ जो होता है ये रिफ्लेक्सिव है, आप इसे सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस छोटी सी कंफ्यूजन को ध्यान रखेंगे आप। मैं इसके लेकर चीजों को बताना शुरू करता हूं, समझ पा रहे होंगे आप जहां तक है। देखिए जैसे एक सेंटेंस अगर मैं लिखता हूं आई कंट्रोल्ड, I control myself, I control myself। एक सेंटेंस लिखते हैं I controlled खली, I controlled खली। एक सेंटेंस और लिखते हैं I myself कंट्रोल खली। आई डू माई वर्क ऑन माई ओन, यानी अपना जो काम है मैं खुद करता हूं, स्वयं करता हूं अपने काम को। ये चार सेंटेंस हमारे सामने लिखे हुए हैं। देखो जैसे हम एक वर्ब पढ़ते हैं, कई बार बुक में लिखा हुआ है, जैसे एंजॉय है, एब्सेंट है,
और इसके अलावा इनके साथ में आगे हमें वो लिखना पड़ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जैसे कीप, अवे वगैरह जो वर्ब होती है इनके साथ में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना होता है। ऐसा मैं समझा देता हूँ। देखो सेंटेंस में अगर कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब लिखी हुई है और अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है और उस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं दिया गया तो फिर उस ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। एक सेंटेंस में लिखता हूं आई एंजॉयड द पार्टी। तो देखो मैंने एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया? पार्टी को, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नीडेड। ठीक है, अगर सेंटेंस को ऐसा लिखें आई एंजॉयड माई सेल्फ, यहां पर एंजॉय के साथ में मैंने कोई भी रिफ्लेक्स आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया, और एंजॉय अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो फिर एंजॉय के साथ में मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया आई एंजॉयड माई सेल्फ। एक सेंटेंस और देखना, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी। अब बताइए इस सेंटेंस में माई सेल्फ सही है गलत है? आपको बता दूं बेटा, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब समझना, एंजॉय हमारी वर्ब होगी ट्रांजिटिव, इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब ये जो पार्टी लिखा हुआ है इस वर्ब का नहीं, इस प्रेप का ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसीलिए फिर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत वहां पर पड़ जाएगी जो आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए इधर इन सेंटेंसेस को समझना शुरू करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अंडरलाइन करके ये सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, तो इस सेंटेंस को ध्यान से समझना। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम खुद मैं करता हूं, तो ये अपने आप में कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? एम्फेटिक। अब पहला सेंटेंस समझना शुरू करते हैं। आई कंट्रोल, मैंने कंट्रोल किया, तो ये जो वर्ब होती है अपने आप में ट्रांजिटिव। कंट्रोल किसे किया? कोई व्यक्ति नहीं लिखा है, मैंने कंट्रोल किसे किया? खुद को। तो कंट्रोल करने वाला कौन था? मैं, और कंट्रोल हुआ कौन? मैं। तो सेंटेंस के अंदर फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको लगाना पड़ेगा माई सेल्फ। आई कंट्रोल मी नहीं कह सकते आप, यानी सेंटेंस में अगर मी लिखा मिलेगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कहते हैं आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इंट्रोड्यूस आपने किया अपने आप को, तो फिर माई सेल्फ लगाना पड़ जाता है। इस सेंटेंस को देखते हैं, आई कंट्रोल्ड, मैंने कंट्रोल किया किसे? खली को। तो यहां पर सेंटेंस में ऑलरेडी ऑब्जेक्ट दिया गया है, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखो इस सेंटेंस में अगर खली को कंट्रोल किया है तो कोई व्यक्ति बड़े एम्फेटिकली कहना चाह रहा है इस बात को कि मैंने खुद कंट्रोल किया था खली को। तो जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं उनकी पोजीशन जनरली वर्ब से पहले आ जाती है, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में। तो फिर ये जो लिखा हुआ है वो एम्फेटिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं, एम्फेटिक हो जाएगा। अगला सेंटेंस जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा कंफ्यूजन रहता है इनको लेकर, और छोटी सी चीज है। तो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन और जितने भी सारे हमारे प्रोनाउन है उनका इंट्रोडक्शन और उनके बारे में सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैंने पहुंचाई आपको। ठीक है, कुछ और बातें रिलेटिव प्रोनाउन में रहती हैं, पूरे प्रोनाउन के टॉपिक में रहती हैं, तो उन चीज़ों को हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू अगर पॉसिबल होता है तो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। और बाकी हमारा ये कंप्लीशन होगा प्रोनाउन का। यहाँ तक कोई भी चीज़ें रहती हैं जिन्हें आप क्लियर कर सकते हैं किसी भी तरीके की हेल्प के लिए। फिलहाल हमारा प्रोनाउन यहाँ तक कंप्लीट होता है, और मेहनत करते रहिए, आगे देखते रहिए आगे। बाय बाय।